हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जैसे मोस्ट ऑफ बात करें आपके ऑर्गेनल का फॉर्मेशन, आपके ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है, आपके बॉडी के एंजाइम्स, आपके बॉडी के हार्मोन्स, ये सारी चीज किसकी बनी हुई रहती है, आपके प्रोटीन की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल भी इसको कहा जाता है। जैसे आपने बायोमोलिक्यूल कभी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको नाम आएगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें से एक रहेगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है और उसका जो छोटा मोनोमर होता है वो कौन है, आपका अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब यही अमीनो एसिड छोटे छोटे जॉइंट होकर क्या फॉर्म करते हैं, आपका प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन की जैसे एक हिसाब से बात करें तो आपके बॉडी का बहुत ज्यादा एसेंशियल काम करके देता है। अगर बात करते हैं हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, जो कि माइटोसिस फेज के टाइम पे हो रहा होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और बेसिकली वो एंजाइम बने किसके हैं, फिर से भाई साहब वही है कि प्रोटीन की बात हो रही है, कि टॉपिक ही प्रोटीन है। अब आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको वो स्टैंडर्ड की बात नहीं, मैं आपको कुछ कहानी में बताता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, और मेरे को कुछ तो एक मॉलिक्यूल बनाना है और मैं उस फैक्ट्री का मेन ओनर हूँ। ओके, और मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो सीक्रेट मॉलिक्यूल है इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपने से क्या करूंगा, एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो बहुत ज्यादा क्या हो, मेरे से लॉयल हो, तो मैं उसको ढूंढूंगा और उसको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि देख भाई, ये जो सीक्रेट मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये चीजें लगेगी तब जाके ये मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो मेरे से नीचे वाला, चलो मैं ओनर, नीचे कौन होगा, मैनेजर, ठीक है, या सीईओ ऑफ द कंपनी, चलो मान लेते कुछ तो है। अब क्या करेगा, अब वो खुद जाके तो उस फैक्ट्री में काम करके बनाएगा नहीं, तो वो क्या कर रहा होगा, यहाँ पे जाके कुछ लेबर्स को बोलेगा कि भाई ये चीजों को मिक्स करो और आप क्या कर दो, बना के दे दो। ठीक है, क्योंकि वो जो सब्सटेंस के छोटे छोटे रॉ मटेरियल उनका इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, लेबर्स के पास। ठीक है, तो उसके बाद वो लेबर लोग क्या करेंगे, उस चीज को मिक्स करके क्या करेंगे, आपका जो सीक्रेट मॉलिक्यूल है वो बना के दे देंगे। यही सेम तरीके से प्रोसेस आपका कहाँ चल रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, आपके सेल के अंदर। ठीक है, अब मैं जो ओनर, मेरे को आप कंसिडर करो डीएनए। डीएनए के पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो क्या करेगा, एक मैनेजर, आप उसको कंसिडर करो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। वो क्या करेगा, मेरे से मैसेज को, मेरे से इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा अपने ऊपर। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा, आपके बॉडी के सेल्स में कहीं ना कहीं जाके ट्रैवल करेगा। सच ट्रैवल करके जाएगा, आप लेबर को समझो राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम इसमें क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, एक टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अभी ये जो मैनेजर गया था, मतलब ये जो एमआरएनए गया था, अभी ये जाएगा राइबोसोम के पास, उसको कुछ तो इंफॉर्मेशन बताएगा और उससे क्या होगा, फिर वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से कुछ हमको प्रोसेस पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस का। अगर प्रोटीन सिंथेसिस की कुछ बेसिक बात करें तो ये कहाँ का बन सकता है, क्या क्या हो सकता है आपका, एक टाइप का हार्मोन्स भी होता है प्रोटीन। ठीक है, आपके बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इट इज योर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, बहुत ज्यादा एसेंशियल बायोमोलिक्यूल भी होता है आपके बॉडी का। ठीक है, इसके जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर कौन होता है इसका, इट्स मोनोमर इज अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके मोनोमर होते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे चलने वाला होता है, अब आप जो मैनेजर बोल रहे थे वो कौन था आपका, एक था डीएनए। ठीक है, डीएनए ने भाई साहब ने क्या किया, इसने अपनी इंफॉर्मेशन उठा के किसको दी, एमआरएनए को दी। डीएनए कैसा होता है आपकी बॉडी के अंदर, कभी भी इन अ डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म। ओके, तो ऐसा कुछ तो डीएनए का ऐसा डबल स्ट्रैंड था। ठीक है, मैं बना देता हूं अच्छे से, डीएनए सा लगना चाहिए। हाँ, ये आपका डीएनए का कोई तो डबल स्ट्रैंड था। इससे बोल सकते हैं कि, अगर मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ एक स्पेसिफिक एरिया पे, इतने कुछ एरिया पे कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन थे जो आपका एक स्पेसिफिक टाइप का क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सच एस अगर आप बोल देते हो कि सर मेरे को प्रोटीन चाहिए था किसका, एक एंजाइम का। ठीक है, एंजाइम आप कोई भी कंसिडर कर लो, चलो मान लेते हो हेलिकेस करके एक एंजाइम है, या चलो आप लाइपेस ले लो, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला। वो लाइपेस एंजाइम का जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के इतने ही स्ट्रैंड पे है। डीएनए का टोटल लेंथ कितना होता है, इट इज अबाउट 2.2 मीटर जितना लंबा डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन 2.2 मीटर में खाली इतना शॉर्ट से एरिया में क्या है, आपका लाइपेज को बनाने का क्या रखा है, इंफॉर्मेशन रखा है। तो वो इंफॉर्मेशन ही, उतना ही इंफॉर्मेशन क्या करता है, कभी भी एमआरएनए कॉपी करता है। ठीक है, एमआरएनए फिर सर कैसा होता है आपका, ये एमआरएनए होता है सर सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसके ऊपर कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के पैड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस असल में इसे कॉपी करके लाया रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो ये एमआरएनए है, ये कौन था, मेरा मैनेजर। अब ये मैनेजर किसके पास जाता है, लेबर के पास। तो ये मैनेजर मतलब ये एमआरएनए गया हमारे लेबर के पास, जिसका नाम क्या था, राइबोसोम। ठीक है,
और राइबोसोम पे ही अपना कौन सा काम करवा रहा होता है, फिर अपना काम करवा रहा है सीक्रेट प्रोटीन बनाने का, मतलब बेसिक बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ थोड़े से, कि डीएनए से जब भी आपका एमआरएनए का सिंथेसिस हो, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में नाम सुना रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से आपका राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन का सिंथेसिस हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो थोड़ा सा। देखो ट्रांसक्रिप्शन वर्ड क्यों बोला गया है, बिकॉज इसके ऊपर का जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन था इसके ऊपर कॉपी किया गया, उतना ही एरिया जितने आपको प्रोटीन बनाना था। ठीक है, तो कॉपी करने का एक दूसरा सिनोनियम वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट कर लेना कोई चीज को। ठीक है, बहुत सारे आईटी फील्ड होते हैं ना अपने मास मीडिया के फील्ड में, चीजों को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट करो, मतलब कॉपी डाउन करो। ठीक है, तो वही बात लिख के दी आपको कि डीएनए से कुछ इंफॉर्मेशन कॉपी डाउन हुई है। क्लियर है। अब यहाँ पे चीजें होने कैसे वाली है, थोड़ा उसको और डिटेलिंग व्यू में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है या किस तरीके से होने वाला है। डीएनए के पहले स्ट्रैंड को कॉपी करते हैं कि दूसरे स्ट्रैंड को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी यहाँ पे देखते हैं कैसा होगा। कि मान लेते हैं मेरा डीएनए, ये डीएनए को क्या करता हूँ मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, ये डीएनए मेरा सीधा सीधा एक ऐसा स्ट्रैंड की तरह ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपका डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ये डीएनए के स्ट्रैंड पे क्या होता है ना, ये ओपन कैसे हो गया। देखो हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको पता है कि डीएनए कभी भी दो टाइप के रूल को फॉलो करता है। फर्स्ट इज योर एंटी पैरेलल नेचर, मतलब क्या होगा कि कभी भी दोनों स्ट्रैंड उल्टे डायरेक्शन में रन करते हैं। सच एज अगर ये 5 डैश से रन करेगा 3 डैश तक का, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो सामने वाला स्ट्रैंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। पहला इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट डीएनए कौन सा रूल इंपॉर्टेंट फॉलो करता है, नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ये दो रूल को आपका डीएनए कभी भी फॉलो करता है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मतलब क्या होता है कि अगर यहां पे आपका एक न्यूक्लियोटाइड बेस है ए, तो आपको पता है हमेशा ए के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है, टी, विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जी, तो यहाँ पे कौन बाइंड होगा आपका सी, विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनाइन, थाइमिन। ठीक है, फिर अगर बात कर लेते हैं सी है, टी है, ए है, ऐसे करके आपके इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या कॉपी होगा, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। ठीक है, यहाँ पे भी एक ले लेता हूँ मेरा सी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा जी। ऐसे कुछ आपका क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर होने कैसे वाला है, सेम आपका डीएनए सेम उतना ही पार्ट। मैं बोलता हूँ कि डीएनए का स्ट्रैंड बहुत लंबा है, लेकिन मैंने इतना ही स्ट्रैंड लिया बिकॉज इतने ही जिन का क्या करना है, मेरे को कॉपी करना है कोई एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसको क्या करूंगा मैं, अब इसके अंदर एक एमआरएनए का स्ट्रैंड इंसर्ट करता हूँ। कभी भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है, अगर मैं ऐसा इंसर्ट कर रहा हूँ, एमआरएनए का स्ट्रैंड कभी भी खाली होता है, मतलब ये खाली शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। जैसा आपका डीएनए वैसे आपका एमआरएनए होता है। शुगर के इस पे बैकबोन के बेस होते हैं। ठीक है, बैकबोन पूरा जुड़ा हुआ था शुगर का, लेकिन इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड बेसिस नहीं होते। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगाने के लिए हमको एक अलग से मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, जिसका नाम होता है, यहां पे इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, ये रीड करता है उस स्ट्रैंड को जिस स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कौन से स्ट्रैंड को कॉपी करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो कभी भी जो आपका एमआरएनए होता है वो रन करता है 5 डैश एंड टू 3 डैश एंड। ठीक है, डीएनए हो, एमआरएनए हो, कोई भी हो, सबको अपना एंटी पैरेलल नेचर फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये 5 डैश टू 3 डैश रन करता है, तो ये कभी भी कौन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा, 3 डैश टू 5 डैश वाले को। ठीक है, 3 डैश टू 5 डैश वाले को ये क्या करेगा, कॉपी करेगा। तो जिस भी स्ट्रैंड को कभी भी कोई कॉपी करता है, तो उस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, और उसके अपोजिट वाला हो जाता है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और ये वाला हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम क्यों दिया, बिकॉज ये क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर कॉपी करेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कॉपी करना मतलब क्या, भाई साहब अगर यहाँ पे टी है तो टी के सामने किसको लगा दो, ए को लगा दो। यहाँ पे सी है तो सी के सामने किसको लगा दो, जी को। उल्टा लगाते जाओ, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी लगा दो। यहाँ पे ए है तो ए के सामने क्या लगेगा, इस पे टी लगेगा क्या, नहीं। एमआरएनए, आरएनए में आपको एक चीज पता है कि आरएनए कभी भी थाइमीन के बदले क्या लगाता है अपने पर, यूरेसिल लगाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए के सामने टी लगाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे ए के सामने क्या लगाएगा, वो यू लगाएगा। टी के सामने पर क्या लगाएगा, कभी भी ए।
और जी के सामने क्या लगेगा, सी। क्लियर हो गया, यहां तक का मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो अब ये मेरा क्या बन गया, पूरा mRNA का स्ट्रैंड बन गया। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, तो इसके पहले ना एक यूनिट रहेगी, एक छोटी सी, यहाँ पे एक ऐसा पतला सा बोल सकते हैं जगह रहेगा, ठीक है। और इस जगह को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। कौन सा रीजन, प्रमोटर रीजन। क्लियर हो रहा है, ये कौन सा एरिया आपका, प्रमोटर। प्रमोटर जहां पे प्रेजेंट होगा उसके आगे ही आपका जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जहां पे आपका ये पूरा जीन का इंफॉर्मेशन जिसको आप कॉपी करने वाले हो, इस जगह के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, सच एज स्ट्रक्चरल जीन। मतलब जो भी आप अपना प्रोटीन बनवाते हो, जो स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका यहाँ पे जीन छुपा हुआ रखा है, ठीक है। और इसको दूसरे नाम से बोल सकते हो आप सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन वर्ड हम तब यूज कर रहे होते हैं जब ऐसे बहुत सारे अलग अलग जीन के यूनिट को हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन है, फिर आगे जाके कोई और इंफॉर्मेशन है, आगे जाके और कोई इंफॉर्मेशन है अलग अलग जीन के लिए, अलग अलग एंजाइम्स के प्रोटीन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन कैन बी टू टाइप्स, ओके, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मतलब क्या कि आपके पूरे डीएनए में शायद एक ही कोई ऐसा जगह होगा जहां से इंफॉर्मेशन मिलती हो, या तो ऐसे बहुत सारे जगह होगी जहां से इंफॉर्मेशन मिलती हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन आप इसको बोल सकते हो। और भी एक और इसका एक नाम है तीसरा, ठीक है, बहुत फालतू नाम है इसके, इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसा जगह है जहां पे क्या होने वाला है, आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने वाला है। मतलब डीएनए से आपका एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होगा। प्रमोटर रीजन की साइड पे क्या है, 5' एंड है और 3' एंड तक का है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा डैश रहेगा, 3' to 5'। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे डिसाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, एमआरएनए कभी भी कैसा रन करता है, फ्रॉम 5' to 3'। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5' से 3' आपका एमआरएनए रन करता है। तो कभी भी अपने एंटी पैरेलल नेचर वाले स्ट्रैंड को देख के क्या करेगा, जेनेरिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा। तो भाई 5' to 3' ये है, तो इनके सामने उल्टा वाला कौन है, ये वाला 3' to 5' वाला। तो इसके स्ट्रैंड को देख के क्या करेगा, अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि किस स्ट्रैंड को कैसे करेगा। और जिस स्ट्रैंड को देख के कॉपी करेगा उस स्ट्रैंड को हम क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। यहाँ पे भी जैसा आपका यहाँ पे एक प्रमोटर रीजन प्रेजेंट है, तो ये आपका जो इतना स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपके एमआरएनए को कैसे पता चल रहा होता है कि अच्छा यहीं तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक और पतला सा ऐसा एक स्ट्रैंड रहेगा। स्ट्रैंड बेसिकली नहीं होता, यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो चीजों को आइदर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्रमोटर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। और यहाँ पे रीजन होता है टर्मिनेटर का। टर्मिनेटर क्या कर देगा, आपके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा, ठीक है, स्टॉप कर देगा यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे आपका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यूएशन में होता है, ठीक है। याद रखा, आपको मैं होप सो करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया रहेगा। ये आपका जो था आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड था जो कि शुगर का बैकबोन है। ये आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि सामने वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के जो भी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है वो साइटोप्लाज्म में से लेके आओ और यहाँ पे लगाते जाओ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का होल प्रोसेस चल रहा होता है आपके मेन न्यूक्लियस के अंदर, इतना आप थोड़ा ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन पूरा कहाँ चल रहा है, आपके न्यूक्लियस के अंदर ही चल रहा है। अब यहाँ से जितना भी एमआरएनए कॉपी किया, कि मान लेते कि टर्मिनेटर रीजन जैसे आया वैसे यहाँ पे एमआरएनए का सारा चीज क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। बिकॉज ये टर्मिनेटर रीजन कैसे पता चलता है, इसके अंदर एक फैक्टर होता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, इस फैक्टर को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जैसे ही यहाँ के एक अदर टाइप के न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है, जहां पे बता रहा होता है कि जीन का सिर्फ इतना ही यूनिट कॉपी करना था, तो वैसे ये सिग्मा फैक्टर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज में से बाहर आ जाता है। और जैसे ये बाहर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो ऐसा रन करते करते एक एक न्यूक्लियोटाइड लगा रहा था वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरे आपके ट्रांसक्रिप्शन का। अब आपका क्या हुआ, एमआरएनए प्रॉपर्ली फॉर्म हो गया। तो ले आते चलो, यहाँ पे आपका एमआरएनए आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो है आपके एमआरएनए में ऐसा आ चुका है, क्लियर है। आपको मैं 3 टॉपिक मेन बता दूं कि प्रमोटर रीजन स्टार्ट करता है जो कि 5' एंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो भी बीच का एरिया होता है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, बिकॉज यही क्या करता है, आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड, जो भी आप प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाओगे उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी को देख के क्या होने वाला रहता है, कॉपी करता है। स्ट्रक्चरल जीन कभी भी 2 चीज फॉलो करते हैं, फर्स्ट एंटी पैरेलल नेचर एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना चाहूंगा कि एक टर्मिनेटर रीजन होता है जो कि 3' एंड पे आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। टर्मिनेटर रीजन पे क्या होता है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जैसे टर्मिनेटर तक पहुंचता है, इसका सिग्मा फैक्टर बाहर आने की वजह से
चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और mRNA का स्ट्रैंड खाली जितना कॉपी होना होता है उतना ही होता है। क्लियर है? mRNA कभी भी कैसा रन करता है, 5' to 3' रन करता है, और जिस भी स्ट्रैंड को कॉपी करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, इस पे जो मैं कोडिंग्स लिख रहा हूँ वही कोड आप एक बार जरा ध्यान से देखना, ठीक है? क्या क्या कोड है, A G C U A C, ठीक है? यही था क्या आपका स्ट्रैंड, ओके? अब आप जरा एक बार आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को देखो और mRNA के स्ट्रैंड को देखो। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में AGC है, AGC है, T के बदले बस U, बिकॉज यहाँ पे mRNA, फिर से AC है, AC है। मतलब क्या बोल सकते हो आप इस पॉइंट में कि आपका जो mRNA सिंथेसिस वो किसके इक्वल दिख रहा होता है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के, ठीक है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो किस तरह दिख रहा होता है, कुछ mRNA की तरह इक्वल दिख रहा होता है, बस उसमें थाइमिन के बदले क्या हो रहा होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ से एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे HSC के बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, ठीक है? जो भी आपका mRNA बनता है वो कभी भी प्रॉपर प्योर फॉर्म नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर कुछ ना कुछ अदर टाइप की इम्प्योरिटीज भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में कुछ चीजों को, इंफॉर्मेशन को कॉपी करना स्टार्ट किया था, तो कुछ तो ऐसे जगह रह गए मेरे पास जो कि कैसे हैं, इंट्रॉन्स वाले हैं, ठीक है? आप इसमें अपने न्यूक्लियोटाइड को भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ तो न्यूक्लियोटाइड ऐसे रहेंगे जो कि क्या रहेंगे, इम्प्योरिटी वाले होंगे, ठीक है? ये एरिया कौन सा है, इंट्रॉन्स का है। ये कैसा एरिया होता है, ये एक नॉन कोडेड रीजन होता है, नॉन कोडेड रीजन। बिकॉज क्या बात हो रही है कि यहाँ पे जो एरिया कॉपी हुआ है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड फिक्स नहीं हुआ, गैपिंग्स आ गई, ये भी रीजन हो सकता है। ये पूरे आपके mRNA में कुछ ऐसी जगह है जिसका कुछ काम नहीं था, जैसे ये ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है, इसकी वजह से आपका लाइपेज का मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, तो ये कौन सा एरिया होगा, आपका इम्प्योरिटी वाला एरिया हो गया। मतलब मैं आपको सर्कल करके देता हूँ कि जैसे एक ये और ये चार ही आपके न्यूक्लियोटाइड बेस थे जो क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को बनाने का काम करते हैं, ठीक है? ये दो नहीं करते, तो ये दो क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पे इम्प्योरिटी हो गई फालतू की। इस इम्प्योरिटी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इंट्रॉन्स, जो कि एक टाइप का नॉन कोडेड रीजन होता है, ठीक है? या तो कभी कभी यहाँ न्यूक्लियोटाइड होते हैं या तो नहीं होते, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स। अब जो काम आने वाली जगह है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। ये अच्छा खासा कोडेड रीजन होते हैं, ठीक है? ये कौन सी रीजन है आपके, कोडेड रीजन। ये आपके फंक्शनल होते हैं, ओके? ये फंक्शनल है, और ये कैसा है आपका, ये नॉन फंक्शनल है। यहां तक का होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा कि mRNA कभी भी आपका फुल्ली फॉर्म अच्छे से बनके नहीं आता इन यूकैरियोट्स, बिकॉज प्रोकैरियोट में हमेशा mRNA जब भी ऐसे सिंथेसिस होगा विदाउट इम्प्योरिटी, विदाउट इंट्रॉन्स आता है। लेकिन यूकैरियोटिक जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसमें कुछ नॉन फंक्शनल एरिया या नॉन कोडेड रीजन भी कॉपी हो जाते हैं। तो अब सर इनका क्या करना चाहिए, अब अपने को काम तो लाइपेज का, ये दो बीच में अटक के बनाएंगे कुछ और तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, इसमें चीजों को कट आउट करना पड़ता है। और आपको एक चीज बता दूं, इसको भी यहाँ पे mRNA कभी भी नाम नहीं ले सकते आप, इसको बोला जाता है hnRNA, क्योंकि अभी प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमको एक क्या करना पड़ता है, यहाँ से hnRNA का प्रोसेसिंग करना पड़ता है। और आपको HSC के बच्चे लोग को ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि mRNA का प्रोसेसिंग कैसे करोगे या hnRNA का प्रोसेसिंग कैसे करोगे। तो बेसिकली कुछ नहीं से दो स्टेप्स में काम हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है? मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टेप का नाम लिख रहा हूं, नोन एज कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है? मतलब क्या होने वाला है कैपिंग एंड टेलिंग का, कि हमारे पास ये जो mRNA है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ तो इंफॉर्मेशन लगी हुई है, यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहला कैपिंग करो। कैपिंग मतलब क्या, कि यहाँ पे एक ऐसा कैप बैठाओ और उसका कैप का नाम या बोल सकते कौन सा मॉलिक्यूल बैठाओगे, तो होगा GMPP। मतलब क्या है, इसका नाम है मिथाइलेटेड गुआनोसाइन। 3 आपको फॉस्फेट दिख रहे हैं तो राइट हो आप ट्राई फॉस्फेट, ठीक है? ये इसका नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैप रीजन में आप क्या बैठाओगे, मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बैठाओगे, ताकि आपका डीएनए का स्ट्रैंड आगे से कभी बोलते हैं ना प्रोसेसिंग करते टाइम टूट ना जाए। तीसरा आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड रहेगा, ये आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली ए लिख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या करना है, पॉली एडिनाइलेशन करना है। मतलब बहुत सारे एडेनोसाइन के ग्रुप क्या कर देने हैं, लास्ट में लगा देने, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन। ये कहाँ पे किया आपने, टेल रीजन पे किया, ठीक है? ये कौन सा रीजन था आपका, ये कैप रीजन है और ये आपका टेल रीजन है। सबसे पहला स्टेप क्या है,
कैपिंग एंड टेलिंग। बिकॉज क्यों कर रहे हो आप कैपिंग एंड टेलिंग? ताकि आपका जब भी आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करो, जैसे ये इंट्रॉन्स वाली चीजों को कट कर करके निकालो, तो बाय मिस्टेकली भी आपका ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये टूटना नहीं चाहिए mRNA का। तो प्रॉपर हम कैपिंग एंड टेलिंग करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एकदम लास्ट प्रोसेस रहेगा, सेकेंड स्टेप रहेगा, जिसका नाम है स्पाइलेसिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है? स्पाइलेसिंग। स्पाइलेसिंग मतलब क्या है? स्पाइस से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता। जो हम कैपिंग टेलिंग करते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये लोग साइड साइड से स्ट्रेंथ देते हैं और क्या कर रहे होते हैं, mRNA को दबा रहे होते हैं या hnRNA को दबा रहे होते हैं, जिसके से क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका इम्प्योरिटी वाला एरिया है वो कुछ इस तरह, कुछ ऐसा सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है छोटे छोटे। ठीक है, ऐसा बल्ज आउट फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बल्ज आउट फॉर्म में क्या हो गया, बाहर आ गया है। और यहाँ पे आपका पॉलीएडेनाइलेशन तो कंटिन्यूटी में है, ये तो कभी हटेगा नहीं। और यहाँ पे आपने क्या करवा के रखा है, यहाँ पे कैपिंग करवा के रखा है आपका मेथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपने प्रेसिंग किया जिसकी वजह से आपका इंट्रॉन्स वाली चीजें बाहर आ गई। ठीक है, ये कौन है आपका, ये आपका है इंट्रॉन, और पूरा स्ट्रैंड किसका, एक्सॉन का है। अब ये इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है, स्पाइलेसिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। ठीक है, यहां से इसको कट, यहां से इसको ऐसा कट कर देंगे, यहां से इसको कट करेंगे, इसको और इसको। एक बार कटिंग हो गया तो फिर क्या होगा कि आपका प्रॉपर mRNA क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर mRNA का स्ट्रैंड होगा, जो कि सिर्फ क्या कंटेन करेगा, एक्सॉन्स को कंटेन करेगा। ठीक है, आपकी यहाँ पे कैपिंग वैसी की वैसे ही रहेगी, जो कि आगे जाके कोई इशू नहीं करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एडेनाइलेशन भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, ये भी कोई इशू नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आपका प्रोसेसिंग का तरीका था, जिसकी वजह से आपके अब इस पार्ट को अब आप प्रॉपरली बोलोगे कि ये है आपका mRNA। ठीक है, प्रोसेस्ड mRNA है। इस प्रोसेस mRNA को आप यूज कर सकते हो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में। ठीक है, यहां तक आपको मे भी टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो। मैं आपको एक और बार खाली क्लियर कर देता हूं। mRNA जब भी बन के बाहर आएगा यहाँ पे टर्मिनेटर के बाद, तो वो कभी भी फुल्ली फॉर्म्ड अच्छे से नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे नॉन कोटेड रीजन होते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स, और जो काम के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। दो प्रोसेसिंग से आपको इसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। सबसे पहला है कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग हम करते हैं मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से, और टेलिंग हम करते हैं पॉलीएडेनाइलेशन से, जिसकी वजह से आपके mRNA को स्ट्रेंथ भी मिलेगा और एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसके से इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ऐसा अपवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस या सेकंड मेथड हम क्या करते हैं, स्पाइलेसिंग, जिसमें हम क्या कर देंगे, ये इंट्रॉन्स वाली चीजों को कट कर देंगे। ठीक है, और कट करने के बाद इसको क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। तो सर कट करोगे तो आपका ये जो छोटा छोटा यहाँ पे भी जो कट दिख रहा है, ये कैसे वापस से फुलफिल होगा, मतलब ये mRNA प्रॉपर वापस कैसे आएगा? तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, ठीक है, यहाँ पे H लग रहा होगा, सॉरी, हाँ, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, लाइगेज की मदद से जो ये छोटे छोटे टूटे हुए पार्ट थे mRNA के, उसको हम वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है, और जो mRNA बन के निकलता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सॉन्स, जो कि आपके कोडेड रीजन होते हैं और अपने प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है आपका सिर्फ और सिर्फ किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। होप्स आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का क्या और कैसे चलता है। ठीक है, आपने एक और टर्म सुना रहेगा आपके लोअर स्टैंडर्ड में कि डीएनए से mRNA बनाना, mRNA से प्रोटीन बनाना, तो ये पूरे टर्म को आप बोलते हो सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, ये भी आप टर्म देते हो सेंट्रल डॉग्मा, जिसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, FHC क्रिक ने, मे बी 1938 में ये टर्म को उन्होंने दिया था, सेंट्रल डॉग्मा को। ठीक है, डीएनए से mRNA, mRNA से प्रोटीन बनाना, जिसको आप बोलते हो सेंट्रल डॉग्मा। तो HSC के बहुत सारे बच्चों को आ रहा होता है कि डिस्क्राइब अबाउट द सेंट्रल डॉग्मा, तो आपको ये तीनों प्रोसेस को शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन करना होता है और कुछ इस तरीके से बताना होता है। लेकिन उसके अंदर आप ये प्रोसेसिंग यूनिट को नहीं बताओगे, बस ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो बताओगे और ट्रांसलेशन कैसे होता है वो बताओगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के ऊपर भी टॉपिक मैं बनाने वाला हूँ, तो उसका आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, होप्स आपको पूरा समझ में आ गया हो। थैंक यू।